less than 15%, ये सब प्रोजेक्ट विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट में चले गए। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के आने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा वेरी सिंपल होती है। आगे बढ़ते हैं। Now in an affordable housing unit, 45 lakh की जो consideration आती है, what is included into that 45 lakh? मान लीजिए कि किसी का यूनिट का प्राइस है 44 लाख रुपए प्लस उसके ऊपर का जीएसटी, या 44 लाख 90,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी को ऐड करने के बाद उसका प्राइस 45 लाख प्लस हो जाता है। बेसिक प्राइस है 44 लाख प्लस मान लीजिए 2 लाख स्टैंप ड्यूटी है, या बेसिक प्राइस है प्लस प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस है प्लस डेवलपमेंट चार्जेस है प्लस सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या क्या चीज को इंक्लूड करना है, किस चीज को एक्सक्लूड करना है? सिर्फ 3 चीज को एक्सक्लूड करना है, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी एंड मेंटेनेंस डिपॉजिट। इस 3 के अलावा कोई भी नाम से कोई भी अमाउंट बिल्डर डेवलपर्स ने लिया हुआ है, all that money will be included in the value of rupees 45 lakhs. इसके related to next, department had issued one application frequently asked question. इसके क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे दिया। इसीलिए 3 चीज को एक्सक्लूड करना है, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी एंड मेंटेनेंस डिपॉजिट। इसके अलावा कोई भी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस लिया है, डेवलपमेंट चार्जेस लिया है, पार्किंग चार्जेस लिया है, कॉमन फैसिलिटी चार्जेस लिया है, लीगल चार्जेस, क्लब हाउस चार्जेस, सोसाइटी फॉर्मेशन चार्जेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, फर्नीचर फिक्सचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी भी नाम से कोई भी अमाउंट लिया है, all that is included in the value of supply। प्रैक्टिकली बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है इनिशियल स्टेज पे 40 लाख पे बुकिंग स्टार्ट करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट, कारपेट एरिया 85 स्क्वायर मीटर, बोथ कंडीशन फुलफिल, 85 लेस देन 90 एंड 40 लाख रुपीस लेस देन 45। लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया, बुकिंग बढ़ता गया, प्राइस बढ़ती गई, तो ऑलमोस्ट 60-70% बुकिंग के बाद वाले जो यूनिट है वो उसने बेच दिए 50 लाख में, 55 लाख में एंड सो ऑन। अब उसके माइंड में तो यही है मेरा पूरा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल है, वो तो 1% में चल रहा है, उसका अकाउंटेंट भी 1% में चल रहा है। एक बार कोई भी गाड़ी पटरी पे चल जाती है फिर हम इंटरफियर नहीं करते, तब तक जीएसटी का ऑडिट नहीं आता है, तब तक पूरा 1% में चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही जिस यूनिट पे उसने 45 लाख से ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया उस यूनिट पे 5% होता है। तो कई बार ऐसा होता है। एक प्रोजेक्ट में तो ऐसा हुआ था कि उसका जनरली 40 लाख का वो बेच रहा था 70 लाख में, बेच रहा था 70 लाख में, लेकिन जनरली 40 लाख का था। तो उसने सभी कस्टमर को बोला देखो आपको ज्यादा जीएसटी भरना है, स्टैंप ड्यूटी भरना है तो 70 का डॉक्यूमेंट करो, अदरवाइज 40 का कीजिए, आपका बिना वजह 30 लाख पे स्टैंप ड्यूटी जीएसटी का सेव हो जाएगा। तो सबने बोला ठीक है 40 का डॉक्यूमेंट करते हैं, बाकी का समझ लेंगे। और 40 के डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर दिया 1% जीएसटी, जनरली डबल हो गए। अभी बेच रहा है 70 में, लेकिन उसका जनरली हो गया था 80, फिर वो लेस रिडक्शन होने के बाद उसका हो गया 65। सो जिस दिन डबल हुआ उस दिन पे आगे के 1-1.5 साल में जितने भी यूनिट है सब अफोर्डेबल और दूसरे दिन से सब नॉन अफोर्डेबल स्टार्ट कर। लेकिन यही कारण है कि एक ही प्रोजेक्ट में सेम टाइप ऑफ यूनिट, some unit will go in 1%, some unit may go in a 5%। 45 लाख क्रॉस कर लिया 5% ठीक होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादातर बिल्डर जिसमें फंस जाते हैं या पीछे से कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो 80-20 रेशियो, 80-20 वाला रेशियो मेंटेन करना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशंस फॉर बिल्डर्स। एक बार पता चल गया 1% 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेनी है, अब उनका माइंड इसी में चल रहा है कि मेरा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, मेरा बुकिंग जो आ रहा है, खर्च जो है, जो बीच का गैप है, वो गैप को फिल अप करने के लिए जहां से बिल मिलते हैं बिल लेना स्टार्ट करें। इनकी जो लैंड की एक्विजिशन होती है, वो लैंड एक्विजिशन में काफी कैश कंपोनेंट करता है, वो कैश कंपोनेंट फिल अप करने के लिए उनको ब्लैक का पैसा चाहिए, वो ब्लैक का पैसा बनाने के लिए एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, और ये एक्सपेंस का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल नहीं रहा है, इसलिए ऐसे एक्सपेंस ज्यादा बुक कर रहे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा है। सो जनरली दे बुक फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेनी हैवी एक्सपेंसेस, लेकिन ये सब चीज ना हुए या जीएसटी के लेवल में कम ना हुए, इसलिए ये एक कंडीशन डाला हुआ है कि 80% ऑफ दैट एक्सपेंडिचर मस्ट बी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, only up to 20% it can be accepted from unregistered supplier। अगर unregistered supplier से 20% से ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है, तो 20 से जितना ज्यादा हुआ है वो सभी पे रिवर्स स्टार्ट में 18% उनको जीएसटी भरना है। अब ये 80-20 कैलकुलेशन के लिए डेवलपमेंट राइट की जो अमाउंट दी है, लैंड एक्विजिशन जमीन की जो प्राइस दी हुई है वो, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब चीज को एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, निकाल देना है। नेक्स्ट, इसके अलावा बाकी वाले जो एक्सपेंस है, जो परचेसेस है, मटेरियल की, सर्विसेज की, उसमें 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से होना कंपल्सरी है। क्लॉज है फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, यानी उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। Law do not says that he must be in a regular scheme, regular taxpayer। तो composition scheme में भी हो सकता है, even though he is in a composition scheme, he is a registered supplier, उसका कोई इश्यू नहीं है। 80-20 में वो सैलरी को इंक्लूड नहीं करना है, जितना भी सैलरी का एक्सपेंस है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, सैलरी दैट इज नाइदर सप्लायर टू नॉट सप्लायर सर्विसेज उसको भी इंक्लूड नहीं। जो शॉर्टफॉल है उसको रिवर्स चार्ट है 80%, सीमेंट का है तो उसके लिए पहले 28% था, अब उसका 80%। सीमेंट की प्रोक्योरमेंट जनरली अनरजिस्टर्ड से होती नहीं है, अगर है तो मंथली उसका जीएसटी भरते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये होता है, इनिशियल ईयर ऑफ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट में आइटम और सर बताइए आज क्या प्रोग्राम रखा है? आज सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्ट के द्वारा आज जीएसटी ऑन रियल एस्टेट का सेमिनार का आयोजन किया है। बहुत जानकार और जिनको बहुत ये विषय के अंदर ज्ञान है, ऐसे सीए नीरव भाई शाह यहाँ हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ये मार्गदर्शन हमें जो रोटी कपड़ा और मकान जो मानवीय की मूलभूत जरूरियात है, उसमें से जो मकान बनाते हैं वो ऐसे बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डेवलपर्स, उनको क्या क्या जीएसटी की लायबिलिटी आएगी और उनको ये जीएसटी में क्या क्या समस्या आएगी, और जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कौन सी टैक्सेबिलिटी आती है, और जो रिसेंट विविध कोर्ट के जो केसेस लॉ और के जजमेंट आए उसके बारे में विशेष मार्गदर्शन यहाँ प्रदान करेंगे हमारे सीए नीरव भाई शाह। मेरा नाम दीपक भाई पियामीन, अध्यक्ष सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट। हमारा सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्ट के नाम से एसोसिएशन है। हमारा एसोसिएशन प्रोफेशनल ब्रदर्स को एजुकेट प्रोवाइड करने के लिए है, और हमारे एसोसिएशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट सब मिला के नियरेस्ट 300 मेंबर्स है। और हमारा मेन उद्देश्य हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जिसको उनके व्यवसाय में उनको काम लगे। उसके उद्देश्य से मद्देनजर रखते हुए ये हमारा 28वां एजुकेशन प्रोग्राम है, और उसमें हमने सेमिनार ऑन रियल एस्टेट अंडर जीएसटी एक्ट, उसमें बिल्डर, डेवलपर्स,
सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको कैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा उसका एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आज 28 अप्रैल 2026 के दिन हमने इस सेमिनार का आयोजन किया है। उसमें हमारे बड़ौदा के वेल नोन स्पीकर श्री नीरव शाह द्वारा उसका मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के लिए अभी हमारा सेमिनार ये चालू है। मेरा नाम धर्मेश गांधी, टैक्स एडवोकेट, सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ टैक्स का ऑनररी सेक्रेटरी। सर क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज हमारा सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ टैक्स काउंसिल द्वारा रियल एस्टेट पे एक हमारा जो आज के स्पीकर्स है नीरव शाह, उन्होंने रियल एस्टेट में जो भी तकलीफ होती है जीएसटी के अंदर हुआ था, जो भी अभी आज का बिल्डर डेवलपर्स वगैरह से जो जो तकलीफ होती है उसके लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं और उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसके ऊपर हमको गाइडेंस देंगे। मेरा नाम मनीष शाह, ट्रेजरर CGCTC। सर बताइए जो प्रोग्राम रखा गया कितना बेनिफिट रहेगा? सर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ज़्यादातर बिल्डर्स को कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि उनके फ्लैट्स पे अफोर्डेबल क्या रहेगा, नॉन अफोर्डेबल क्या रहेगा, किस चीज़ में 5% GST लगेगा, किस चीज़ में 1% रहेगा। तो ये सब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। इससे हम सबको, कंसल्टेंट्स को और व्यापारीज को, बिल्डर्स को बहुत फ़ायदा होगा। वो सर्विस प्रोवाइडर अप टू 50 या 6% वाला जो स्कीम है वो स्कीम का बेनिफिट लेते हैं एंड फ्रॉम दैट स्कीम दे इशू द इनवॉइसेस अप टू 50 लाख डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो वाले इंस्टेड ऑफ 18% 6%